नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं सविता पाठक जी की एक कहानी हिंदुस्तान का दिल आपके लिए लेकर आई हूँ। सविता पाठक जी दिल्ली में रहती हैं, कविताएं लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं। हाल फिलहाल में उनकी एक कहानी का संग्रह हिस्टीरिया प्रकाशित हुआ है, जो अमेज़न पे भी अवेलेबल है। खैर, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी हिंदुस्तान का दिल। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में बंधी थी। लड़के की पतली लंबी उंगलियां और लड़की की हल्की मोटी और छोटी उंगलियां, जैसे एक ठेले पर खीरा और ककड़ी दोनों लदे हों। लड़के ने बड़े प्यार से लड़की की आंखों में देखकर एक शेर पढ़ा। पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क़ गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द कर्ब। इकबाल का शेर पेश नज़र है, किसी दिन तुम कुटाओगे, फिर कूट के लोग क्या बनाएंगे, हिंदू। फिर तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहेंगे ताज़ा ताज़ा हिंदू ले लो। पता है, मेरी बुआ की बेटी अपनी प्रेमी को पगलवा कहती है। तो क्या तुम भी मेरा नाम पगलवा रखने वाली हो? बेटा, तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो मस्जिद ले जाकर झाड़ू से इश्क का भूत उतरवा देंगे। अभी तो नाटक की रिहर्सल के लिए आ जाते हो, बाद में तो सब्जी मंडी में ही नजर आओगे। फिर करना आलू ले लो, प्याज ले लो। कौन डरता है पिटने से? ये बात हर बार कहता बड़ी अदा से है, लेकिन उसकी आंखों में घर में मचा कोहराम तैर जाता है। 8 भाइयों में चांद सबसे छोटा है, डील डॉल से बहुत ही नाजुक, जैसे माँ ने दुनिया को अलविदा कहते समय अपनी सारी नफासत उसे थमा दी हो। कहने को वो दुर्रानी था, लेकिन न कहीं से डील डॉल, न वैसी जोशीली जबान। अपने हाथ देखो तुम, ऊपर से अपनी उंगलियां, सच में यार किसी कलाकार की हैं। किस ज़माने में तुम्हारे पुरखों ने तलवार थामी थी, तुम तो उठा भी नहीं सकती। तुम तो हकदार ही नहीं हो कि तुम्हें कोई दुर्रानी कहे। चांद हंसते हुए जवाब देता, तो क्या लिख दूँ, चांद सोनी या चांद पाहवा? इन दिनों शहर का रंग मोहब्बत है। सेमल का पेड़ इस मोहब्बत में शामिल था। जब कलियां होती तो पत्ते नहीं, और पत्ते होते तो फूल नहीं। 6 पत्तों की छतरी बनाकर पूरा पेड़ सब में जुदा था। तेज तपती दोपहरी में वो पेड़ फूलों को टपकाता खड़ा रहता था, और ठीक उसी के पास रिहर्सल करने वाली वो जगह थी। एक पुराना सा सभागार या फिर 2 कमरों का मकान। वहाँ की सिलन लगी दीवारों पर नमक नहीं झरा था, हल्की सी काई लगी थी। हर जगह ऐसी कि उगने को तैयार खड़ी हो। उस ओंधी सी जगह में शहर की वो जमात आती थी जो शहर से थोड़ी जुदा थी। वो अपने नाटकों से अलग ही रूप धर के अलग ही बहस छेड़ देते। उनके लिए शहर ना हिंदू, मुसलमानों और सिखों में बटा हुआ था, ना ही मोहल्लों में। उन्होंने अपना मोहल्ला बनाया था, और वे जहाँ भी जाते अपना मोहल्ला बसा लेते थे। कभी पॉपुलर के किनारे बहती नदी के पास पहुँच जाते और हल्के से लहराती लहरों पर कोई गाना छेड़ देते। चांद तो कैडबरी के टाइटल गीत कुछ खास है, हम सभी में कहकर छपाक से पानी धारणा के मुंह पर फेंक देता। नहर के किनारे एक लौता चाय वाला भी अदरक कूटते कूटते कविताएं और शेर सुनाने लगा था। शहर रुमानी तो नहीं था, लेकिन दर्जन भर वो आंखें रुमानियत की बारिश में भीगती और इश्क के धूप में सिकती थी। उनकी बेपरवाही ही थी कि वो पाँव धोई नाले को नदी कह देते थे। उस शहर की किसी दीवार को उम्मीद का नाम देते तो लकड़ी बाजार से काठ के कंगन और काठ की कटोरियों पर हुई पच्चीकारी को हिंदुस्तानी तहजीब मिसाल बताते हुए किसी निर्विज्ञानी की तरह जिरह करने लगते। वो वक्त था जब शेयर मार्केट में 2 दूनी 10 चल रहा था, लेकिन वो तो अब भी लकड़ी के पुल पर खड़े होकर आती जाती रेलगाड़ियों से दुआ मांगते थे। ये शहर है कि जानेमन हिंदुस्तान आधे सिख, आधे हिंदू और आधे मुसलमान। फिर गुगाल का मेला, उसके पहले घर घर जाकर जोहार वीर के झंडे लेकर लोग ढोल बजाते। फिर नौबजा पीर। चांद को जब से सोनी से प्यार हुआ, उसे अपने शहर की हर चीज़ से प्यार हो गया था। हाट बाजार से लेकर निहारी का ऐसा बखान करता मानो हिंदुस्तान का दिल सहारनपुर में और ये शहर उसकी सोनी में और सोनी उसके दिल में खिलखिला रही है। तेरे इश्क में कुछ भी कम नहीं, किसे फिक्र थी ब्रांडेड कपड़ों की। यहाँ तो जनाब ये गैंग फटे कपड़े में भी पहन के घूम ले तो लोगों की निगाहें टंग जाती हैं।
और फिर धारणा तो गजब की जिद थी। उसे पता था कि घर से अगर पैसा मिलना बंद हो जाए तो भी मंगलवार से लाए हुए टुकड़ों को जोड़ के पूरी चांदनी बुनी जा सकती है। लुधियाना पानीपत से आया माल बाजार में पटा पड़ा रहता। गली गली कपड़ों की दुकान। मंगलवार का दिन औरतों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं यहाँ। बाजार लगा नहीं कि औरतें शुरू हो गईं। किलो के दाम में कपड़े, पीस के हिसाब से कपड़े। औरतें चुन चुन कर मिलान कर करके कपड़े लेती थी। कौन सा टुकड़ा कब कहाँ काम आ जाए, सिलन के बाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल। पूरा पहनावा मात्र 100-200 रुपये में तैयार हुआ। अजब गजब है ये बाजार। सिल्क के गोटे, तमाम तरह की जरी, क्रोशिया की लेस, सटल की मजबूत बेलें, जो चाहे वो सब मौजूद। धारणा यानी सोनी को बहुत मज़ा आता था इस बाज़ार में घूमते समय। बस बाज़ार जाकर चांद के घर देना होता था और जाकर उसकी बहन को पटाना पड़ता था। ऐसा सिलना कि बस। शादी का मतलब कपड़े धोएंगे, खाना बनाएंगे, घर सजाएंगे। चांद अक्सर ही सोनी से कहता था, उसी जगह शहर में आग लग जाएगी, दंगा हो जाएगा। इतिहास के प्रोफेसर और नाटक में भी प्रोफेसर का किरदार निभाने वाले प्रोफेसर शर्मा उन्हें समझा रहे थे, तुम लोग ये बेवकूफ़ी मत करो, वैसे भी शादी ब्याह के बाद कुछ नहीं बचता। चांद और सोनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अरे सर, आप भी डरते हो? कहाँ तो डायलॉग मोहब्बत जिंदाबाद और कहाँ घबरा रहे हो? शादी ही तो करना चाहते हैं, अब क्या करें? घर वाले बाहर आने जाने देने से रहे, इससे पहले कि वो हमारी शादी कहीं और करें, हम क्या करें? पहले शादी ही कर लेते हैं। शादी हो जाएगी तो यही कहेंगे कि पहले से बर्बाद थे और बर्बाद हो गए। तुम लोग हर चीज़ नॉन सीरियसली लेते हो। चांद और सोनी ऐसे ही थे। चांद ने उसी रात सोनी को एक लंबी चिट्ठी लिखी। यह उसकी पुरानी आदत थी। एक ही शहर में रहकर तकरीबन रोज़ मुलाकात होने के बाद भी वो खत लिखता है। हम लोग साथ कपड़े धोएंगे, बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाएंगे, तुम आटा गूंथना, मैं रोटियां सेकूंगा, सुबह की चाय मैं बनाऊंगा, तुम मिद्दे के यहाँ से पापे ले आना। अब पापे को एक साथ दांत से तोड़कर आवाज़ करेंगे। चांद जैसे बचपन का वो हिस्सा जीना चाहता हूँ जो उससे बहुत पहले गुम हो गया था। मगरिब की नमाज से लेकर रात की नमाज तक उसका काम अब्बू के साथ सब्जी बाज़ार जाना होता था। उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बस एक बार उसे मौका मिला था मोहल्ले के नसीब भाईजान को, जो थिएटर के पीछे पागल थे, उससे मिलने को। उनको देख अब्बू पालक की तरह सड़ जाते थे। उनका बस चलता तो नसीब को मोहल्ले से निकलवा देते, लेकिन जोर नहीं था, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के नसीब के दीवाने थे और औरतें भी नामालूम क्यों अपने लड़के लड़कियों को घर बाहर का काम सिखाने के बजाय नाटक सिखाने में मशगूल रहती थी। बहरहाल नसीब भाईजान ने ही उसे पहला रोल दिया। रोल था एक बच्चे का जो एक लड़के का प्रेम पत्र उसकी प्रेमिका को पहुंचाता था। एक दिन लड़की के घर वालों ने लड़के को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करते हैं। चांद ने वो रोल इतना बखूबी किया कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। वैसे पकड़े जाने पर चांद को सचमुच लगा कि अब लोग लड़के को लड़की को बहुत मारेंगे, और वो सचमुच माफ़ी मांगने लगा। इंशाअल्लाह तुम्हारा लड़का गजब का कलाकार है। चांद के अब्बा के कहने वाले को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर में तूफान खड़ा हो गया। बदले में चांद मियाँ की सचमुच अपने पिताजी से पिटाई हुई और उसे बचाने के लिए, लेकिन नशा तो चखा जा चुका था। अब तो बाहर जितनी शोहरत मिलती, घर में उतनी पिटाई, उतनी लड़ाई। वक्त के साथ अब्बू ने मार पिटाई तो बंद कर दी, लेकिन बोलना छोड़ दिया। चांद शहर के हर नाटक का मुख्य किरदार होता। कभी वो वर्दी पहने कोर्ट मार्शल के कटघरे में खड़ा कोई सैनिक होता जिसके साहस का लोहा पूरा मंच मान रहा होता, तो अगले ही किसी नाटक में वो चारवाक बनकर सनातनी परंपरा के प्रश्न खड़े कर रहा होता। धारणा नाटक में कभी बैकग्राउंड पे अलाप गाती, तो कभी अमृता प्रीतम बनकर इश्क का नाम दोहराती। कभी वो लटिया की छोकरी बन जाती, तो कभी नसीमन बनकर 3 तलाक के बदले खुद तलाक तलाक कह जाती। उसके नाटक सिर्फ अलग अलग विषय नहीं थे, अलग अलग किरदार नहीं, हर किरदार में उनके सोचने समझने का एक नया आयाम जुड़ा होता था। लकड़ी का पुल टूट गया, रंगमंच की इमारत ढह गई। क्या शहरों की कोई उम्र होती है? अगर इस धरती की उम्र है, और कुछ तो कहते हैं कि इस पूरी कायनात की एक उम्र है, तो इस शहर की उम्र हो गई, कहूँ तो क्या गलत होगा।
शहर जवान हो रहा था। बूढ़ा ये नज़र का फेर है। लकड़ी के पुल पर गाड़ियां नहीं जाती थी। शहर को बहुत सारी गाड़ियों की ज़रूरत आन पड़ी। नया पुल बनने लगा। जिस पुल पर कभी कोई आदमी किसी दुर्घटना में नहीं मरा, उसकी लकड़ी की खपच्चियाँ निकलने पर कोई बचाने नहीं आया। पुल की खपच्चियाँ निकल रही थी। धीरे धीरे वो गरीबों का पुल हो गया। उस पुल पर किसी ने इश्तिहार तो नहीं लगाया कि जाना मना है, पुल गिरने वाला है, लेकिन पुल खुद में इश्तिहार बन गया। साइकिल सवार इस पुल पर साइकिल चढ़ाकर पार उतरने में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। शहर में एक नया मॉल बन गया। उस पर तरह तरह की दुकानें थीं। कल तक जो लोग लकड़ी का पुल पाल करके काठ के सामान की दुनिया में जाते थे, वो अब बस मॉल में सजी एक लकड़ी की दुकान से सामान लेने लगे। कभी कभार कोई बाहरी लकड़ी के सामान की दुकानों को देखने की मंशा में जाता था। गुगाल का मेला अब गरीबों का मेला हो गया। ज़्यादातर गरीब हिंदू मुसलमान वहाँ जाते थे। किसी पढ़े लिखों को अब वहाँ घबराहट होती थी। नाटक करने का मतलब अब बम्बई की तैयारी थी। ज़्यादातर लोग रंगमंच छोड़कर जा चुके थे। रंगमंच की इमारत ढह सी गई। पिक्चर हॉल भी तो पहले भी थे शहर में, लेकिन लोग नाटक देखने जाते थे तकरीबन 500 को एक साथ बिठाकर। नाटक दिखाने वाला रंगमंच सियासी नाटक का शिकार हो गया। कभी किसी नेता ने वादा किया, कभी किसी नेता ने, लेकिन कोई भी उसके नवीनीकरण पर तैयार नहीं था। उल्टे उस जगह पर कईयों की निगाहें टंग गई। शहर में बारिश कभी कभी आ जाती थी और पांव धोई नदी कब के पूरी तरह से नाला बन चुकी थी। उसका पानी घरों में घुस आता था। शहर में पेपर मिल और गन्ना मिल जो कभी रोटी और संपन्नता लेकर आई थी, वहाँ छटनी चल रही थी। जल्दी ही वो भी दिल्ली के सहारनपुर के रास्ते में खड़े फैक्ट्रियों के कंकाल में शामिल होने वाली थी। इसी बीच शहर का मिजाज बदलने लगा। जिस शहर में आधे हिंदू, आधे मुसलमान और आधे सिख रहते हो, वहाँ दंगा हुआ। कुछ लोगों की ज़िंदगी में शहर की खुशियों में शामिल होना नहीं लिखा था। वो बस किसी दुख में शरीक हो पाते हैं। वनीता ने यहीं से महाराज सिंह कॉलेज से पढ़ाई की थी। बाद में उसका परिवार दिल्ली चला गया। उसके मन में कितनी बार अपने प्यारे शहर जाने का ख्याल आया, लेकिन हर बार बात टल जाती। आज वो शहर में दंगे की हालत पर रिपोर्ट करने अपनी पत्रिका की तरफ से यहाँ आई थी। पूरा शहर आग में जल चुका था। पूरे शहर में जैसे धुआं भरा हो। फ़ोन पर तरह तरह के वीडियो और मैसेज आ रहे थे। अगर आप हिंदू हैं तो अपने घर के आगे भगवा लगा लें, आपके घर को कुछ नहीं होगा। अगर आप मुसलमान हैं तो हरे झंडे लगा लें। कहीं जलती हुई बस थी तो कहीं भगदड़ में छूटी हुई बच्ची, उसको भी लोग जूम करके देख रहे थे कि वो किस धर्म की है। हाथ में बंदूक थामे कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था। हाथ में रोली और चावल लिए एक सेना घूम रही थी और सवाल कर रही थी, आप हिंदू हैं या मुस्लिम? तिलक लगवा लो भाई, आसानी होगी। जिस शहर में फूलों वाली गली के मुसलमान हर मंदिर को सजाते रहे, हर शादी में फूलों की माला बनाई, आज वो मुसलमान का इलाका हो गया। जिन मुसलमानों को कभी हिंदू के घरों में जाने से दिक्कत नहीं हुई, आज वो मौलवियों के साथ बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। भरोसे का पुल टूट गया था। बाजार और मोहल्ले में बैरिकेड लग गया था। शहर टोपी और तिलक में बट गया था। सिखों की दुकान में आग लगा दी गई थी। चारों तरफ लूट और आग जमी। लकड़ी के लट्ठे अब तक जल रहे थे। लुटेरों की टोलियां घूम रही थी। पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ रहने वाले ये लोग अचानक ऐसे कैसे हो गए। आग और नफरत की दुनिया की ताबीर भी झूठ से हुई थी। एक अखबार में खबर छपी थी कि एक लड़की को मुसलमान लड़का भगा ले गया और उसने उससे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। उसके बाद जो लव जिहाद का खेल शुरू हुआ कि क्या कहें। वनीता चुपचाप रिपोर्ट लिखती जा रही थी। वो जानती थी इस रूटीन रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, लेकिन मन ही मन सोचती थी कि एक दिन वो लड़की बताएगी कि कैसे उस पर झूठ बोलने का दबाव है। तभी फ़ोन आया कि वो लड़की तो प्रेस के सामने बयान दे रही है कि कुछ लोगों ने उसे झूठ बोलने के लिए धमकाया था। वनीता ने मन ही मन गहरी सांस ली। शायद अब सच सामने है और लोग समझ जाएं। लेकिन आग तो लग चुकी थी। किसे फ़र्क पड़ता है कि उसकी चिंगारी झूठ से हुई थी? उसके लिखने कहने से क्या फ़र्क पड़ना था? आखिर कितना सर्कुलेशन है उसकी पत्रिका का? जिन अखबारों ने इस झूठी खबर को लव जिहाद बताकर जोर शोर से खबर चलाई थी, पूरी बात सामने आने पर चुप्पी साधे बैठे थे। उन्होंने अपनी खबर का खंडन भी नहीं छापा। टीवी पर सिर्फ एक पट्टी चली कि लड़की ने तथाकथित दबाव की बात की है।
जबकि लड़की ने साफ कहा कि उसके परिवार को ये सब कहने के लिए शुरू से धमकाया गया और उसका अगवा एक संगठन के समर्थकों ने किया था और झूठी कहानी फैलाई गई। मुसलमान लड़के से वो प्रेम करती है और दोनों बालिग हैं। उन्हें हक है कि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता सके, लेकिन उसके साथ प्रेम तोड़ने को उसे बहुत दिनों से धमकाया जा रहा था। वनीता उस लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बात को लिख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एकाएक कुछ और चलने लगा। उसका सर दर्द बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि दिमाग के एक हिस्से में गर्म लावा बह रहा है। उसकी चौंध आंखों के आगे बार बार आ रही है। अचानक उसके जेहन में एक चेहरा कौंधा। लगा कि ठंडी पट्टी किसी ने रख दी। वो पूरे 10 साल बाद दोबारा इस शहर में आई थी। उसके साथ बैठा कैमरामैन नया नया इस पेशे में आया था। वनीता को अपने अनुभव बता रहा था कि यहाँ तो चारों तरफ लब जिहाद की बातें हैं। कॉलेज के बाहर, कोचिंग के बाहर पुलिस की गाड़ी चक्कर काटती है। लड़कों की तो खैर नहीं, खास तौर पर मुसलमान लड़कों की। ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जानती हैं, कल मैं पार्क के पास खड़े होकर अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। तभी पुलिस की वर्दी में एक महात्मा आई। उन्होंने मेरी दोस्त से पूछना शुरू कर दिया, हाँ बेटा, कौन है आप शाम को घर क्यों नहीं गए? उसने छिड़क दिया। बोली, क्या मतलब है अंकल? मैंने आपसे तो कोई शिकायत नहीं की ना, दोस्त है मेरा, हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ पढ़ते हो? मैंने बताया, भाई प्रेस से हूँ, जीवेंद्र नाम है मेरा। पुलिस वाले का रुख नरम पड़ गया। अरे भाई, तो तुम लोग सड़क पर क्यों खड़े होकर इतनी देर से बात कर रहे हो? भले घर के लड़के हो, इतना बड़ा बाल रखा है, दाढ़ी भी मुसलमानों जैसी बढ़ा रखी है। मुझे लगा आजकल के लौंडे बहुत टहल रहे हैं, समझ ही रहे हैं आप। मेरी दोस्त उसके ऊपर खूब चिल्लाई। अंकल बहुत हो गया, आप अपने घर के लड़के लड़कियों को ये समझाएं। पुलिस वाले को अगर ये नहीं पता चल गया होता कि ये खाते पीते हिंदू घर से हैं तो मुझे पक्का पीट देता। दांत पीसता हुआ वो वहाँ से चला गया। जीवेंद्र की बातें सुनकर वनीता की घबराहट और बढ़ गई। जब सियासत ही लोगों के प्रेम और भाईचारे को खाने पर आमादा है, तब क्या हो सकता है? उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम बार बार आ रहा था कि किसी तरह चांद और सोनी को देख ले। रह रहकर कई आशंकाएं उसे घेर ले रही थी। सोनी और वनीता ने महाराज सिंह कॉलेज से पढ़ाई की थी। यहीं पर उसे प्रोफेसर मिले थे जिनकी क्लास में उन्होंने जाना कि तद्रूद, जबूर, इंजिल एक ही बात के कई सिक्वेल हैं। यहीं पर उसने जाना कि हिंदू और मुसलमानों का बंधन इतना बड़ा नहीं कि एक दूसरे को न समझा जा सके। वनीता शहर से निकले कई साल हो चुके थे। पुराने नंबर कब के गुम हो चुके थे। प्रोफेसर शर्मा को कैंसर ले चुका था। उसने कई लोगों को फ़ोन किया, उससे कुछ पता नहीं चला। तभी कहीं से पता चला कि धारणा पठानपुरा में रहती है। पठानपुरा की गलियों को वो खूब पहचानती थी। उस संकरी सी गली में दोनों ओर नालियाँ खुली थी। उसी के किनारे दो बहनें जिन्होंने कभी दहेज न देने की कसम खाकर दुकान खोली थी, अपनी दुकान में खड़ी रहती थी। संघर्ष और जीवन का एक बड़ा हिस्सा जैसे एक डमी में कैद होकर ठहर गया था। उससे थोड़ा दूर बड़ा सा मकान था। वनीता ने मन ही मन राहत की सांस ली। तो धारणा यहाँ रहती है। खिड़की के ऊपर एक चिक लगी हुई थी। दरवाजे से अंदर जाने पर पता चला कि ये मकान नहीं, मोहल्ला मकान है। तलघर से लेकर दुछत्ती तक किराएदार रहते हैं। धारणा यही रहती है? जी, ऊपर। और ऊपर जाने पर पता चला कि सीढ़ी से कट करके जो 2 सीढ़ी उतरती है वो दुछत्ती में जाती है। धारणा वहीं रहती है। एक छोटा सा कमरा जिसके किनारे एक स्टेज नुमा जगह बनी थी। बस सहूलियत ये थी कि कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो बाहर की ओर खुलती थी। उस पर एक चिक डला था। टॉयलेट बाथरूम नीचे शेयर्ड था। दोनों 10 साल बाद मिल रहे थे। गंगा जमुना में न जाने कितना पानी बह चुका था। तो परेशान न हो जान, मैं यहीं रहती हूँ और बिल्कुल सही सलामत हूँ। चांद कहाँ है? वनीता ने सिर्फ डरते डरते इतना पूछा। उसका दिल घबरा रहा था। बहुत दिनों से बुरी खबरें सुनते सुनते सवालों की शक्ल में कुछ भी पूछना और जवाब देने से दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। सोनी ने हल्के से हंसते हुए कहा, डरो नहीं, सब्जी मंडी गया है, शाम तक वापस आ जाएगा। अरे चांद मंडी में काम करने लगा तो क्या करता? दुरानी तलवार चलाता? हमेशा की तरह चाय चढ़ा दी गई। कमरा ऐसे लग रहा था 2 लोगों के एक साथ कब्र में लेटने की जगह हो। ऐसे लग रहा था कि थोड़ा और उचकती तो छत से सिर टकरा जाएगा। धारणा ने 2-3 वाक्यों में पिछले 10 सालों का सिलसिला रख दिया।
हमने कोर्ट मैरिज की, घर ने पूरी तरह से निकाल दिया। चांद के घर वाले निकाह चाहते थे, हमने वो भी नहीं किया। हमने कोर्ट मैरिज की और अब्बू तो पहले से ही उससे चिढ़ते थे, उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया। मेरे घर से कोई सहारा मिलने का सवाल ही नहीं था। हमने सोचा कि बच्चों को नाटक सिखाएंगे, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं चला। शहर बदल चुका है। शर्मा जी कैंसर से शर्मा जी की मौत हो चुकी है और जो बाकी दोस्त थे वो सब मुंबई चले गए। हम लोग मुंबई नहीं गए, चांद की ज़िद भी थी और मैं सोचती थी कि यहीं रहकर इस शहर में काम करेंगे, लेकिन हालात बहुत बदल गए हैं। अब मोहब्बत लव जिहाद कहीं जाती है। देखो ना, हम रोज़ सोचते हैं कि इस पर नाटक लिखेंगे, लेकिन अब थिएटर लगने वाले लोग भी हिंदू मुसलमान हो गए हैं। ग्रुप के लोग इधर उधर हो गए हैं। अंशुमन तो ड्रिंक करने लगा है। तुम तो पहले ही ग्रुप छोड़कर जा चुकी थी। और बताओ। तभी बाहर एक वैन की पी सुनाई दी और मेरी बेटी आई होगी स्कूल से। सलाम वालेकुम आंटी कहकर एक छोटी सी बच्ची आ गई। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? हम सारा सोनी हैं। थोड़ी देर में चांद आ गया, वही पुराना अंदाज, उधड़ी सी जींस और हल्की झड़ सी गई टी शर्ट पहने, हमेशा की तरह मुस्कराता हुआ। मोहब्बत के इस रंग में घर की माली हालत भले खराब हो, लेकिन दिल की दौलत उतनी ही माला माल थी। वनीता जैसे चांद से कहना चाहती हूँ, यहाँ रहता है हिंदुस्तान का दिल। ये ख्याल आते ही इस जलते शहर की तस्वीर पर मानो किसी ने ठंडा पानी छिड़क दिया और उसके दिमाग में बहता लावा ठंडा सा हो गया। ऐसे लगा जैसे नेसोडाम की गोली उसके दिमाग में घुल रही है और दिप दिप करता उसका दिमाग शांत हो रहा। थैंक यू सो मच।